वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बेसिक टू अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। वहाँ पे हमने देखा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सेकंड पार्ट में हमने देखा था बेसिक कुछ टर्म्स है अकाउंटिंग के, जैसे सेल, परचेज, डेटर, क्रेडिटर और डिस्काउंट, ऐसी कुछ चीजें, बैड डेट्स, ये हमने पूरा देखा था। तो आप इसको रेफर कर सकते हैं मेरे पुरानी वीडियोस में जाके। आज हम इस लेक्चर के लास्ट एंड थर्ड पार्ट में आ चुके हैं। अकाउंटिंग का जो बेसिक है उसमें, दैट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। अब तक हमने क्या किया, पहले समझ के लिया व्हाट इज अकाउंट, अकाउंटेंसी क्या होता है पहले। देन व्हाट वी डिड, वी अंडरस्टूड सम बेसिक टर्म। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप मेडिकल रिपोर्ट पढ़ते तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा लिखा होता, बट आपको नहीं पता होता कि उसका मतलब क्या है। देन वी गो एंड सर्च ऑन द गूगल, फिर अपने को पता चलेगा। बट द डॉक्टर अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली, क्योंकि उनको इन वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन सिखाया जाता है। सेम वे अपना अकाउंटिंग का फर्स्ट ईयर में अपने को बेसिक कंसेप्ट समझ। अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग का बेस क्या है। कि कोई भी चीज अगर हम बना रहे तो उसका जब तक बेस नहीं बनता तब तक वो चीज या बिल्डिंग खड़ी नहीं रहती। तो सेम यहाँ पे हम अब अकाउंटिंग का बेस बनाने जाएंगे कि अकाउंटिंग कौन से बेसिस पे खड़ा है। ये पूरा बेस अभी हम बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम एक्चुअल अकाउंटिंग में। अंडरस्टूड? चलो, सो अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट। कंसेप्ट्स मतलब क्या? अकाउंटिंग इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस टू द वेरियस पार्टीज। हमने स्टार्टिंग में देखा था अकाउंटिंग से we can communicate the results of business operations to various parties interested in the concern। जो जो पार्टीज अपने बिजनेस में इंटरेस्टेड है, इसको हमने एक वर्ड यूज किया था, कौन सा याद है आपको? स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आएगा? ओनर्स, creditors, investors, bank and financial institutions, government and other institutions, right? So that's why accounting is called language of business। कोई भी लैंग्वेज अगर आप बात कर रहे हो, अगर आपको आती है और सामने वाले को नहीं आती तो समझने में दिक्कत होती है। सेम वे अकाउंटिंग जो आपने किया है, अगर सामने वाले को नहीं समझा तो उस लैंग्वेज का कुछ मतलब नहीं है। तो एवरी लैंग्वेज हैज सम रूल। Same way, accounting have some rule. Accounting is not only associated with business, but also with everybody who is interested in the keeping the account of the monetary transactions। इसलिए सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, जब जिस लोगों को अपने मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है उन सबके लिए ये एप्लीकेबल है। एंड जनरल टर्म, अकाउंटिंग रेफर्स टू फाइनेंशियल। याद रखें, इन जनरल टर्म्स मतलब जनरली जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसमें दूसरा कौन सा रह सकता है अकाउंटिंग? देर आर मैनेजरियल अकाउंटिंग, देर आर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, बट वी आर डीलिंग विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Bookkeeping and accountancy is an art of recording, classifying, summarizing transactions in a systematic manner। ये कुछ पुरानी यादें उन्होंने रिवाइज करके दिया। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्यों जरूरी है किसी बिजनेस के लिए? क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ओके, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो रिलायबल होने चाहिए। रिलायबल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उस पर भरोसा किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकते हैं। तो ये रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के लिए कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स दिए हैं दैट वी नीड टू। अकाउंटिंग स्टेटमेंट यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन चाहिए, जो हमने प्रेजेंट किया एक जैसा दिखना चाहिए। मान के चलो, लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जब इसको इंग्लिश में पेन कहा जाता है और कोई बंदा फॉरेन से आता है इंग्लिश में इसको पेंसिल बोलता है, तो देयर विल बी द कंफ्यूजन, राइट? समझने में प्रॉब्लम, दिक्कत हो सकती है। तो सेम वे अकाउंटिंग में अगर पेन को पेन ही कहना चाहिए अगर आपको इंग्लिश समझना है, तो सेम वे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं, दैट हैज टू बी मैचिंग, एक जैसा दिखना चाहिए। जनरली एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ मेजरमेंट, जो जनरल मेजरमेंट उन्होंने अलाउड किए वही आपको को यूज करना है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू ऑल एंड वैलिड एंड अप्रोप्रिएट assumptions, कुछ अप्रोप्रिएट assumptions भी हम उसमें रखेंगे। सो एक एक कंसेप्ट में हम एंटर करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट में, या यू कैन से सी। इसके पहले जाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलूं, अकाउंटिंग कंसेप्ट मतलब क्या है कि कुछ चीजें उन्होंने अपने को इंट्रोड्यूस किया। कन्वेंशन मतलब क्या? कन्वेंशन का अगर आप वर्ड टू वर्ड मतलब निकालोगे तो कन्वेंशन मतलब पुराने जमाने से जो चीजें आपके पास चलती आ रही है, जैसे हम बोले हमारे बाप दादाओं की तरफ से ये प्रिपरेशन थी, या फिर इस टाइप का कल्चर चलते आ रहा था और हम उसी को फॉलो कर, तो दिस इज कॉल्ड कन्वेंशन।
पुराने कुछ सालों से एक आधी चीज आपको वहाँ पे चलते आ रही है, दैट यू आर कंटिन्यू, दैट्स कॉल्ड कन्वेंशन। तो सेम अकाउंटिंग में भी बहुत सारी चीजें पुराने तरीके से चलते आ रही थी, उसको हमको कंटिन्यू करना है या उसके बेसिस पे हमने कुछ रूल्स बनाए। एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब अपने रूल्स, इसको हम छोड़ के काम नहीं करेंगे। ओके, तो सेम वे द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो उसमें की फर्स्ट कांसेप्ट है, दैट इज अ बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट मतलब क्या होता है कि आपने बैलेंस शीट में देखा होगा, फिर बाद में पढ़िए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए। आपने बैलेंस शीट देखा होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में थोड़ा सा मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा जल्दी क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सी, दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस, बैलेंस जिस अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए। और बैलेंस शीट की ये साइड रहती है लायबिलिटी, और दूसरी साइड रहती है एसेट्स। मतलब वो बिजनेस के लायबिलिटीज और बिजनेस के एसेट्स हम यहाँ पे दिखाते हैं। ओके, अब बैलेंस शीट लायबिलिटी के साइड के फर्स्ट अकाउंट होते हैं कैपिटल, कैपिटल। और कैपिटल मतलब क्या, जैसे हमने परसों के कल की वीडियोस में देखा था, सॉरी लास्ट वीडियो में हमने देखा था, कैपिटल मींस व्हाट, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो मान के चलो अपना जो फेवरेट मिस्टर ए है, दैट मिस्टर ए हैज स्टार्टेड बिजनेस विद से 1 लाख रुपीस का क्या है। तो अब जब ए की बैलेंस शीट जब उसके अकाउंटेंट ने उसके सीए ने बनाई, तो ए इज नाउ कंफ्यूज, बोलते सर ये बिजनेस मेरा, पैसा मेरा, अब कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों लिख रहे हो। इनफैक्ट मेरा पैसा मेरी लायबिलिटी कैसे बन सकता है, दैट हैज टू माय एसेट। मेरा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, मेरा एसेट होना चाहिए। आप इसको लायबिलिटी में लिख रहे हो, मतलब अकाउंटिंग गलत कर रहे हो। सो यहाँ पे जो 1 लाख हमने लिखा, तो सही है या गलत है। टेक्निकली अगर ए के लायबिलिटी देखते तो इज वेरी राइट, ए ने बहुत बराबर बात की कि ये गलत अकाउंटिंग कर रहे हो। तो इसका मतलब दुनिया गलत अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो करते आ रही है क्या। आंसर इज नो। सी, यहाँ पे क्या कहती है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मिस्टर ए इज अ डिफरेंट पर्सन एंड बिजनेस ऑफ मिस्टर ए इज अनदर पर्सन। तो यहाँ पे दो लोग हो गए, एक तो मिस्टर ए हो गया एंड सेकंड इज द बिजनेस। तो ये अलग बंदा है, बिजनेस इज सेपरेट पर्सन। तो जब ए ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए कि भाई बिजनेस स्टार्ट कर, तो जब बिजनेस बंद होगा तब बिजनेस हैज टू रीपे 1 लाख रुपीज। समझ में आ रही बात। भले हम बोलेंगे मेरा ही बिजनेस है, बट अकाउंटिंग टर्म में बिजनेस एंड ओनर बोथ आर डिफरेंट। हमारी बात समझ में, दैट्स व्हाई इट इज द लायबिलिटी। ये दोनों अलग अलग। तो ये दिस इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। द कंसेप्ट implies that the business unit is separate and distinct, अलग है फ्रॉम द ओनर एंड ओनर और ओनर्स। यहाँ पे एक भी रह सकता है बंदा ओनर, या मोर देन वन भी रह सकता है, पार्टनरशिप में ये होता है। तो ओनर एंड द ओनर्स और बिजनेस दोनों डिफरेंट है। दिस इज द पर्सन हु सप्लाइज, जस्ट हाईलाइटर लेते सो दैट हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। That is the person who supplies to capital owner. Based on these concepts, accounts are prepared from the point of view of business and not from the point of view of owners. Understood? तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनेगा, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। Hence, business is liable to the owner for the capital contributed by him. तो अभी हमने समझा था। आ रही बात समझ में आपको। फॉर एग्जाम्पल, चलो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दिस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो क्या हो रहा है, मेरे पास कुछ क्लाइंट आते हैं, उनका ऐसा होता है, जब मैं उनको एक्सपेंसेस की लिस्ट मांगता हूँ ना, तो लिस्ट में बहुत सारे आइटम ऐसे लिखते हैं कि जैसे डीमार्ट में लिया, गए उसका शॉपिंग किया, उसका बिल लगा दिया, घर में फ्रिज लिया, टीवी लिया, उसका बिल लगा दिया। तो मैं बोल रहा कि सर आपका इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, आपको फ्रिज पर टीवी की जरूरत है, केवल सब हमने घर पे ले ली। बट दैट कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज दैट इज नॉट द बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। क्योंकि बिजनेस एंटिटी क्या कहता है, बिजनेस और ओनर अलग है, ओनर का अकाउंटिंग अलग से करो और सिर्फ बिजनेस का अकाउंटिंग अलग से करो। इसलिए अगर नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस के लिए खर्चा नहीं किया है, दैट विल नॉट कम टू द financial statement. Personal transactions of the owners are not regulated, but their transactions with the business, such as the capital contribution to the business or cash withdrawal from the business or the personal are recorded. देखो क्या होता है, बिजनेस में ओनर हैज डिपॉजिटेड सम मनी और गिवन सम 1 लाख रुपए दे के बिजनेस, और कुछ दिन के बाद उन्होंने 1 लाख में से 20,000 रुपीज विड्रॉ किए फॉर पर्सनल। तो जब 1 लाख दिया तो बिजनेस में आया, और 1 लाख में से 20,000 वापस दिया तो बिजनेस में से गया।
सो वो 20,000 लेके वो बंदा क्या खर्चा कर रहा है, दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ बिजनेस, बट द 20,000 इज गिवन टू द बिजनेस पर्सन, वो हम रिकॉर्डिंग करेंगे। ओके, सो दिस इज द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, यू कैन रीड द थ्योरी। आई होप आपने बुक डाउनलोड किया होगा और उसको रेफर कर रहे होगे। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट, नाम में ये लिखा है मनी मेजरमेंट, पैसे में गिनने वाली चीज। So this concept implies that only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in books of account। सिर्फ वही transactions record करो जो books in terms of money हम express कर सकते हैं। Since money serve as the medium of exchange of the transaction expressed in the money are recorded and ruling currency of the country is measuring unit of accounting। मतलब क्या कि मनी एक एक्सचेंज ऑफ मोड ऑफ एक्सचेंज आज बन चुका है। आज हम बार्टर के जमाने में नहीं रह रहे। वी हैव वन करेंसी, जो करेंसी देके हम जो भी चाहिए चीजें परचेस कर सकते हैं। तो और वो जो कंट्री की जो रूलिंग करेंसी, जैसे इंडिया में INR रुपीज है, US में डॉलर चल रहा है, तो यू शुड डू द अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट करेंसी ओनली इन दैट कंट्री। द ट्रांजैक्शंस व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक। फॉर एग्जांपल, वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कप्लेस, स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉई, इसका अकाउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू मनी। बट जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, दैट वी हैव टू डू द अकाउंटिंग। It helps in understanding the state of affairs of the business as the money is the common measure by means of which the heterogeneous fact about the business are recorded। मतलब क्या इनको कहना है कि पैसों के टर्म्स में we can easily understand। For example, if business has a 5 computer, 2 table, 3 chairs, the asset cannot be given the income। यही होता है ना। मैंने बोला कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, तेरे पास क्या है? तो बंगला है, गाड़ी, पैसा मतलब कितना है वो तो बता दे भाई। मतलब यू कैन से छोटे से झोपड़ी को भी तुम बंगला कह सकते हो। बट व्हेन यू आर सेइंग कि मेरे पास 50 करोड़ का प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास क्या है, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ दैट पर्सन। दैट पर्सन इज अ वेरी रिच पर्सन, राइट? कंपैरेटिव। सो दैट एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, दैट इज 1,50,000 का कंप्यूटर, 15,000 का टेबल, 2,50,000 का चेयर, देन वी कैन अंडरस्टैंड, देन दिस इज द money that understood money measurement। The next is a cost concept। Cost concept is what? The cost concept means that asset is recorded in the books on the basis of historical cost, that is the acquisition cost। कोई भी एसेट में मेरे बुक में परचेस, मतलब मैं परचेस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई हैव परचेस अ बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, टेबल, चेयर। ओके, सो वो हमने जो अमाउंट में परचेस किया उसका रिकॉर्डिंग हमारे बुक में करेंगे। एक्विजिशन कॉस्ट, और दैट इज आल्सो हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द बेस ऑफ फर्दर अकाउंटिंग। जितने में लिया वहां से अकाउंटिंग करेंगे और हम आगे आगे करेंगे। ये क्यों कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या होता है कि मान के चलते कि हमने एक प्लॉट परचेज किया। ओके, दैट प्लॉट वी परचेज एट से 20 लाख। पर आपको पता है कि प्लॉट का मार्केट वैल्यू है 25 लाख। कोई बंदा था जिसको जरूरत थी, जिसने हमने परचेज। तो व्हाट वन आर्गुमेंट कैन बी, मैंने 20 लाख में लिया, एग्री, बट मेरा मार्केट वैल्यू 25 लाख है, तो आप अपने बुक्स में 25 लाख को ही लिखो ना। आप 20 लाख में क्यों लिखो? 5 लाख का लॉस दिख रहा है, मेरा वैल्यू कम दिख रहा है 5 लाख का, राइट? तो दैट आर्गुमेंट विल नॉट प्रिवेल, बिकॉज कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि अपने बुक में आपको कंपलसरी कॉस्ट पे ही लिखना है, मार्केट वैल्यू पे नहीं लिखना है। इट डज नॉट मीन दैट द एसेट विल ऑलवेज बी शोन एज कॉस्ट। It is recorded the cost at the time of its purchase, but systematically reduce the book value by charging depreciation। Depreciation क्या होता है? एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट में कवर होना चाहिए था, बट इन्होंने लिखा नहीं था थ्योरी में, तो मैंने भी कवर नहीं किया। सी, थोड़ा सा डिप्रिसिएशन को समझेंगे क्योंकि ये बार बार आएगा और आपको बार बार सताएगा, इसलिए पहले डिप्रिसिएशन को समझेंगे, देन विल गो। सी, क्या होता है, मैंने एक मैंने एक कार परचेज और से 10 लाख, ये 10 लाख रुपए का कार आई परचेज ऑन April 20। नाउ व्हाट हैपन, एक साल कंप्लीट हो गया, नाउ आई एम ऑन फर्स्ट 31 ऑफ मार्च 2022 में मैं भी बैठा। तो क्या ये कार अगर मैं सेल करने जाऊंगा तो 10 लाख में सेल होगा? डेफिनेटली नहीं, उसका वैल्यू कम होगा। कितने में सेल होगा? मान के चलते 7 लाख में सेल होगा, मतलब 3 लाख रुपए जो कम हुआ। दिस इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। उसकी वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे आपको अलग से टॉपिक है डिप्रिसिएशन पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसमें टाइप ऑफ डिप्रिसिएशन, देन टाइप ऑफ मेथड्स, उसका अकाउंटिंग कैसे करना, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक।
बट स्टिल अभी आप इतना समझ लो कि जो 3 लाख रुपए उसकी वैल्यू कम हो गई, इट्स कॉल्ड depreciation. So the definition of depreciation goes like the reduction in the value of fixed asset. This is a fixed asset for business. The reduction in the value कम हो रही है. The reduction in the value of fixed asset due to its use, wear and tear. यूज हो रहा है, खराब हो रहा है यूज करके, इसलिए उसका वैल्यू में कम हुआ है. रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू wear and tear, use एंड देन एब्सोल्यूशन ऑफ टाइम. कभी कभार ऐसा होता है कि कार ला के रख दी और नेक्स्ट ईयर हमने ऐसे ही गैरेज में रख दिया और उसको ओपन करके बेच दी, फिर भी वैल्यू कम होगा. क्यों? टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा उसका, राइट? सो दिस इज द डिप्रिसिएशन. सो दिस डज नॉट मीन कॉस्ट कंसेप्ट में कि हम हमेशा अपने बुक वैल्यू पे रखेंगे उसको या परचेज प्राइस में रखेंगे. वी विल रिड्यूस इट बाय द डिप्रिसिएशन स्लो एंड स्लो. और जब जहाँ पे आपको लगता है कि इसका वैल्यू बढ़ गया है, जैसे आप प्लॉट के केस में, बिल्डिंग के केस में होता है, तो यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द वैल्यू. उसका हम आगे देखेंगे कैसे होता है. बट इतना याद रखो, कॉस्ट पे अकाउंटिंग करना है, कम होता है तो कम करना है, बढ़ेगा तो कुछ उसको बढ़ा देंगे. कंसिस्टेंसी, नाम में लिखे कंसिस्टेंसी, यू मस्ट बी कंसिस्टेंट. मतलब कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूसली करना है, कंटिन्यूसली करते रहना. दैट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. मतलब क्या? अकाउंटिंग में आप कोई भी अकाउंटिंग मेथड यूज कर रहे हो तो वो मेथड आपको कंटिन्यूसली यूज करना है. जो भी पॉलिसी आप यूज कर रहे हो, पॉलिसी को कंटिन्यूस करना है, ना कि इस साल चेंज किया, अगले साल चेंज किया, इस साल चेंज किया, अगले साल चेंज किया. इसी का आता है कि बुक्स में चेंजेस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिप्रिसिएशन में दो टाइप के मेथड है. एक मेथड के डिप्रिसिएशन से फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा चार्ज होता है, और सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में एक टाइप से मेथड में कहते हैं फर्स्ट ईयर में ज्यादा चार्ज होता है, फिर कम 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 होते जाता है. दूसरे मेथड में ऐसा है कि हर साल सेम डिप्रिसिएशन चार्ज होता है. अब मान के चलो फर्स्ट ईयर में, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके मान के चलो, फर्स्ट ईयर में मैंने 3 लाख रुपीज का डिप्रिसिएशन चार्ज. एक मेथड है इससे कि पहले 3 लाख चार्ज होगा, फिर 2,70,000 चार्ज होगा, मतलब कम 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 होते 2,50,000 चार्ज होगा, फिर 2,10,000 चार्ज होगा. ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर में वो 1,80,000 होगा. तो सेम वे द डिप्रिसिएशन अमाउंट इज रिड्यूसिंग एवरी ईयर. बट एक सेकंड मेथड ऐसे भी है जहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज एवरी ईयर. मान के चलते 1,50,000 रुपए हर हर साल 1,50,000 रुपए चार्ज होगा उसके लिए. अब क्या हो रहा है, मैं अगर ये मेथड फॉलो कर रहा हूँ तो फर्स्ट ईयर में 3 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, और यहाँ पे फॉलो कर दो फर्स्ट ईयर में 1,50,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा. डिफरेंस कितना? 1,50,000. अगर यहाँ पे आता हूँ तो डिफरेंस 50,000 का आ गया, राइट? सो ऐसा ना हो कि मैं कभी ये चार्ज कर रहा हूँ, कभी ये सिस्टम यूज कर रहा हूँ, कभी ये सिस्टम यूज कर रहा हूँ, कभी ये सिस्टम यूज कर रहा हूँ. अगर मैं ये करूंगा तो मेरे अकाउंटिंग रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आएंगे, जो हमेशा चेंज होते रहेंगे. इसलिए वी आर नॉट सपोज टू डू दैट काइंड ऑफ अकाउंटिंग. इसलिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहते हैं कि अगर आपने एक बार कोई पॉलिसीज एडॉप्ट की है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, शैल बी कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट थ्रू द बिजनेस. एंड थ्रू द बिजनेस ठीक है, थ्रू द ईयर नहीं है, पूरा बिजनेस का लाइफ जब तक है तब तक आपको उसी कंसेप्ट को या उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करना है. और इट डज नॉट स्टॉप एनी इम्प्रूवमेंट इन न्यू टेक्निक, बट शुड बी डिस्क्लोज विद द नोट. मतलब अगर नया टेक्निक है तो इसका मतलब नहीं कि आपको चेंज नहीं करना है, बट नोट के साथ उसको डिस्क्लोज भी करना है, सो दैट उसके यूजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको पता चले कि पॉलिसी चेंज करने की वजह से इतना प्रॉफिट और लॉस कम ज्यादा हो. ओके, दिस इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. इतना याद रखो, एक बार कोई पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो तो उसको कंटिन्यूसली यूज करना है. नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म और इसको प्रूडेंट भी है. प्रूडेंट कंसेप्ट मतलब क्या? कि देखो, बचपन में आपने ये देखा होगा घर पे कि मम्मी कुछ पैसे निकाल के साइड में रखती है, जो शायद पापा को मालूम था, पापा को मालूम नहीं थी भी हो सकता. जब पूछो तो बोलते रहते हैं ऐसे ही रहती है कुछ इमरजेंसी. और ऐसे होता था कि कुछ सालों के बाद कुछ इमरजेंसी घर पे आती थी और मम्मी पैसे निकाल के पापा को, दिस इज व्हाट इमरजेंसी फंड वी कैन से, राइट? सो वी कैन प्रोवाइड फॉर फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉस या फ्यूचर लॉस. फ्यूचर लॉस अगर अपने को लग रहा है हो रहा है तो उसके लिए कुछ हम पैसे रख सकते हैं. बट 2 साल बाद मैं 50 लाख कमाऊंगा इसलिए आज ही मैं मर्सिडीज लेके घूम रहा हूँ और कर्जा कर, इज इट अ वाइज थिंग? इट्स नॉट, राइट? सो यू कैन एंटिसिपेट लॉस. एंटिसिपेट मतलब इमेजिन करना या समझना. यू कैन एंटिसिपेट लॉस एंड यू कैन प्रोवाइड फॉर, उसके लिए आप प्रोविजन कर सकते. बट यू कैन नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट एंड एंजॉय द बेनिफिट ऑफ इट. दिस इज द कंजर्वेटिव. शांतपन. समझ में आ रहा है? तो while recording the business transactions, we have to anticipate no profit, but provide for all possible loss.
It encourage the certain secret reserve by making excess provision for the prevent the loss. वही जो आपको प्रोविजन करना पड़ेगा. This policy of recording is asking the accounting to play safe while writing that. मतलब सेफ प्ले करने के लिए उन्होंने ये किया. जैसे क्रिकेट में 3 प्लेयर तो रिजर्व रखे वो लोग. अगर प्लेइंग 11 में से किसी को कुछ होता है तो वो रिजर्व प्लेयर विल गो एंड प्ले, राइट. तो इन द सेम वे यहाँ पे कंजर्वेटिज्म में हम कुछ प्रोविजन करके एंड दैट प्रोविजन वी कैन यूज एट द टाइम ऑफ लॉस और some issues in the business. Okay, so this is a conservatism concept. Example हमने दिया. The next is a going concern concept. Going concern is what? A basic assumption is a business going concern and will continue its operation for future. ऐसे नहीं कि हमने सोचा चलो बिजनेस करके देखते हैं, चलेगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे. It should not be. When you are starting business, जब बिजनेस शुरुआत कर रहे हो तो ये अज्यूम होगा कि ये बिजनेस कंटिन्यू पीरियड के लिए चलता रहेगा. Going concern concept influences accounting practices in the relation to valuation of assets, depreciation, fixed assets, रिलेटेड भी छोड़ दो. इतना ही समझो गोइंग कंसर्न में कि हम ये अज्यूम करेंगे कि बिजनेस एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा. इतना याद रखो गोइंग कंसर्न. ये अज्यूम करके हम अकाउंटिंग करेंगे, ये अज्यूम करके हम बिजनेस रन करेंगे सो दैट फ्यूचर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस के लिए हम आज ही प्रिपेयर कर सकते हैं. वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हम उसी हिसाब से करा के ले सकते हैं. अंडरस्टूड. रियलाइजेशन कंसेप्ट. रियलाइजेशन इज व्हाट? इनकम इज रिकॉर्डेड only when it is realizable. मतलब क्या? मैंने सर्विस दिया किसी क्लाइंट को और उन्होंने मुझे बोला कि कुछ दिन बाद आपको पेमेंट करें. मैं चेक कर रहा हूँ कि उनका बिजनेस भी स्टेबल है और मेरा पेमेंट वो आ सकता है, तो मैं मेरे बुक में उसका एंट्री कर. ओके, ये पैसा मुझे मिलेगा. बट जब मुझे पता चला कि वो बंदा इज नॉट इन कैपेसिटी टू पे, तब कुछ दिन बाद वो बंदा रहना भी ठीक है. अब वो पैसा रियलाइज होगा, वसूल होगा, नहीं होगा तो मैं उसका अकाउंटिंग नहीं करूंगा. That is what I'm saying. Income is recorded only when it is a realizable. That is either service is rendered or earned. मतलब सर्विस देने के बाद. Revenue are recorded only when sale are affected or services are rendered. Sales revenue are considered as recognized when sales are affected during the accounting period, irrespective of fact whether cash is or not. See, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि कैश बेसिस पर अकाउंटिंग एंड मर्केंटाइल और एक्चुअल बेसिस पर अकाउंटिंग, उसमें ये रियलाइजेशन कंसेप्ट एक्चुअल में आया, मर्केंटाइल सिस्टम में आया कि हमने सेल किया, हम अपने बुक में उसका रिकॉर्डिंग करेंगे. दिस इज द रियलाइजेशन कंसेप्ट. Accrual concept. Income is recorded when it accrues or earned and expenses are recorded when they accrue or become payable. जो हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था, सैलरी, वो बंदा आपके लिए जो काम कर रहा है, मर्केंटाइल कंसेप्ट से रिलेटेड एक्रूअल, वो बंदा आपके लिए काम कर रहा है, मंथ एंड हो गया, से 31 ऑफ मार्च हो गया और आपने उसको अभी तक सैलरी नहीं दी. ओके, से मान के चलते आज 10 अप्रैल है, आज से आपको सैलरी नहीं, बट आपको सैलरी तो देना ही है, राइट. दिस इज योर एक्सपेंसेस, दिस इज योर लायबिलिटी. एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से हम उसका अकाउंटिंग करेंगे, हमको सैलरी देना है. ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर टू बी कंसिडर्ड irrespective of fact that the revenue are received in cash or not or expenses are paid in cash or not. मतलब क्या बोले, ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, वो साल का एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंटिंग पीरियड में हम रिकॉर्ड करेंगे. इवन ये फैक्ट है कि रेवेन्यू मिला या ना मिला, एक्सपेंस हमने किया या नहीं किया, वी हैव टू रिकॉर्ड दिस इन द बुक ऑफ account. This is the accrual concept. And next is the dual aspect concept. According to this concept, every transaction has two sides. Every coin has two sides. Same, every transaction has two sides. मैंने अगर किसी को पैसे दिया तो एक देने वाला एक लेने वाला, राइट. तो देयर आर टू. मैंने अगर कुछ सेल किया तो मैं बेचने वाला कोई लेने वाला है, राइट. तो सेम वे when example दिया, when Akshay start a business with cash of rupees 5 lakh, on one hand the business get cash of rupees 5 lakh, right. On the other hand, liability arises in the business to pay the actual 5 lakh rupees. In this concept is recognized the fact that every debit there is a corresponding equal credit. जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट. कंफ्यूजन है डेबिट क्रेडिट छोड़ दो, आप इतना जान दो, एक देने वाला है तो दूसरा लेने वाला होगा. दिस इज द बेसिस ऑफ एंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग. डबल एंट्री बुककीपिंग क्या है, सिंगल एंट्री क्या है, नेक्स्ट वीडियो उसी पे है. डबल एंट्री बुककीपिंग. तो इतना समझो कि एवरी ट्रांजैक्शन है टू. देन डिस्क्लोजर, नाम में लिखा डिस्क्लोज करो, बताओ बताओ.
इट मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन. व्हाट इज दैट मटेरियल? नेक्स्ट कंसेप्ट में दिखेगा, 11 नंबर है 11th में, वो मटेरियल में लिखा. ऑल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो. द अकाउंटिंग रिपोर्ट शुड बी डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन टू द रिलेटेड पार्टीज. जो भी इंफॉर्मेशन है जो आप अकाउंटिंग में नहीं लिख सकते या उसका अकाउंटिंग नहीं कर सकते, आप नीचे नोट पे लिखो. इस साल लॉस हुआ, इस साल आग लगी प्लांट में, इस साल वर्कर का स्ट्राइक हो गया, इस साल मैनेजमेंट चेंज हो गया, जो भी है आप उसमें डिस्क्लोज करो. सो दैट यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पढ़ेगा ही, उसके साथ में नीचे लाइन भी पढ़ेगा और देखेगा कि अच्छा इसके वजह से ये हुआ, इसके वजह से वो हुआ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्सन कैन टेक द प्रॉपर डिसीजन. इसलिए डिस्क्लोजर. मटेरियलिटी. मटेरियलिटी को थोड़ा सा होता है ड्रामेटिक वे में समझते. This is my favorite way to give the example of materiality. Materiality concept है कि there is a company जिसका नाम है Reliance, okay, and there is another company जिसका नाम है, क्या बोल सकते हैं, ABC. रिलायंस का सेल है एक साल का 1000 और एबीसी का, मैं सीआर लिखता हूँ, एबीसी का एक साल का टर्नओवर है 10,000 रुपीज. 10,000 रुपीज. एबीसी और रिलायंस का ऑफिस आजू बाजू. और एग्जाम्पल, जस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल आपको समझने के लिए, एबीसी और रिलायंस का ऑफिस आजू बाजू. अब क्या होता है, इन दोनों के नजदीक एक चाय वाला है, इसका नाम है पप्पू चाय. पप्पू की चाय. अभी पप्पू भाई जो है, ये रिलायंस के ऑफिस में भी चाय देते हैं और एबीसी के ऑफिस में भी चाय देते हैं. क्या हुआ, कोइंसिडेंटली 2020-21 में जो पप्पू भाई जो है थोड़े बड़े हैं, तो एक साल में एक ही बार चाय का बिल उनको देते हैं. तो रिलायंस को जो बिल दिया, वो बिल था 5,000 एक साल का चाय. पप्पू चाय एबीसी को भी 5,000 रुपए का बिल हो गया. शायद कुछ मीटिंग्स वगैरह होंगे, एक्सपेंशन के लिए उन्होंने कुछ प्लान किए थे, तो 5,000 हो गया, मान के चलते 10,000 इसको 1 लाख कर दिया. अभी उसके सामने 5,000 में लिखो ना तो इंजस्टिस. 1 लाख रुपए इनका सेल है एबीसी का और 5,000 रुपए चाय का बिल हो गया. अब क्या हुआ, पप्पू ने गया, रिलायंस का जो अकाउंटेंट था उसके पास 5,000 का बिल दिया और पप्पू ने जाके एबीसी के अकाउंटेंट के पास भी चाय का बिल दे दिया. दोनों ने उसको पेमेंट दे दिया. पप्पू आउट ऑफ. अब क्या हुआ, तो जो अकाउंटेंट था रिलायंस का, वो दोनों जगह जॉब करता है. रिलायंस में भी जॉब करता है, एबीसी में भी जॉब, पार्ट टाइम अकाउंट. उसने क्या किया, गलती से ये बिल जो 5,000 का था रिलायंस का, ये ड्रॉअर में डाल दिया और भर दिया अकाउंट. और सेम इधर भी गलती, थोड़ा भुलक्कड़ था भाई. ओके. अब क्या हुआ, रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया और शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट हो गया. पप्पू चाय का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया और रेडी हो गया. अब मुझे बताओ, ये 5,000 रुपीज रिकॉर्ड ना करने की वजह से रिलायंस के प्रॉफिट में बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा क्या? मान के चलते रिलायंस को प्रॉफिट हो गया उस साल 200 करोड़. अब 200 करोड़ में 5,000 रुपए का सेल या एक्सपेंसेस दिखना बाकी था, तो जिसकी वजह से रिलायंस का बैलेंस शीट में कुछ बड़ा चेंज दिखेगा. और एबीसी का जो बैलेंस शीट बना, जिसको प्रॉफिट हो गया 7,000 रुपए उस साल का, और यहाँ पे 5,000 का रिकॉर्डिंग करना बाकी है. तो देखो, 200 करोड़ में से 5,000 रुपए का अगर अकाउंटिंग भी अगर हम नहीं करते तो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 200 करोड़ के सामने 5,000 इज नथिंग. बट 7,000 रुपए के सामने 5,000 इज अ बिग अमाउंट. तो यहाँ पे अकाउंटिंग नहीं किया मतलब गलत. तो देखो, यहाँ पे जब हम बोल रहे कि 5,000 अमाउंट इज नथिंग और 5,000 अमाउंट इज अ बिग, बिग, तो हम अकाउंटिंग में कहेंगे मटेरियल, एंड नॉट बिग तो हम कहेंगे इमटेरियल. समझ में आ रही बात आपको? मटेरियल एंड इमटेरियल. मटेरियल एंड इमटेरियल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस. जो साइज का बिजनेस है उस पे मटेरियल एंड इमटेरियल डिसाइड होगा. ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मटेरियल. वो बिजनेस के लिए क्या बड़ी चीज है, क्या मटेरियल है, उसको आप रिकॉर्ड करो और उसको कंपल्सरी रिकॉर्ड करो. इमटेरियल होगा तो यू कैन इग्नोर. Accounting, according to this convention, financial statement to disclose all material items which might influence decisions of user. मान के चलते रिलायंस की पब्लिश होने के बाद 200 करोड़ का प्रॉफिट, रिलायंस के सीईओ आके खड़े होकर बोलता है, अरे यार वी हैव मेड वन मिस्टेक, हमने गलती की है कि हमने 5,000 रुपए का चाय का बिल का अकाउंट भूल गए.
आप देखोगे दूसरे दिन रिलायंस के शेयर ड्रॉप होना शुरू हो गए, लोगों ने से शेयर्स बेचना शुरू करे, 5,000 का अकाउंटिंग करना पड़ा, नथिंग, क्योंकि अमाउंट मटेरियल नहीं है। हेंस एनी आइटम which is not significant, is not related to user, need not be disclosed to the finance. जरूरत नहीं, छोड़ दो। ओके, दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली एन एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसके साथ एक्सेप्शन है, क्योंकि देखो चिल्लर चिल्लर आप अकाउंटिंग दिखाते बैठोगे, गलती दिखाते बैठोगे, इट्स नॉट द वे, राइट? So this is the materiality concept. Understood? Yes, next. Last is matching. मैचिंग कंसेप्ट नाम में लिखा मैच करो, क्या मैच करना है, कुछ तो क्या मैच करना है, बट मैच करना है। जैसे कि देखो अकाउंटिंग हम ईयर वाइज करते हैं। ओके, सो मान के चलते कि वी आर इन द ईयर ऑफ 2021। तो 2021 का जो भी सेल था, उस सेल के सामने उस सेल से रिलेटेड पूरा खर्चा आपको लिखना है। ऐसा ना कि 1920 का खर्चा याद है तो मैंने इस साल लिखा, या 21 22 का खर्चा जो हमने एडवांस के पे किया तो हमने इस साल लिखा। इट शुड नॉट बी द वे, राइट? सो मैचिंग कंसेप्ट क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट से रेवेन्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड विद द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग पीरियड, एंड दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कंसेप्ट। periodicity concept fixes time frame for the measurement। periodicity concept नहीं है, periodicity वही है, एक स्पेसिफिक पीरियड का अकाउंटिंग बना, उसको कंटिन्यूअसली फॉलो। हम इंडिया में 12 महीने का अकाउंटिंग करते हैं, राइट? सो द मैचिंग कंसेप्ट, ऑल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द पीरियड आर कंसिडर्ड, बट ओनली एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड आर कंसिडर्ड। ठीक है, periodicity में यही कहा कि आप उस पीरियड का अकाउंटिंग करो। तो दिस वाज द बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन प्रिंसिपल। आप थोड़ा सा वीडियो के पीछे जाके इसको रिवीजन कर सकते हो, एक बार आप देख सकते हो कि ये अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन प्रिंसिपल्स क्या थे, क्योंकि ये बेसिस पे ही अकाउंटिंग करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, अगर फ्यूचर में अकाउंटिंग करते टाइम आपको इसी कंसेप्ट को रेफर करना है, क्योंकि यहीं पे उसका आंसर्स लिखा है और इसी के बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। ओके, सो दिस इज द accounting. The next is accounting standard. Accounting standards, ठीक है, this is issued by ICAI, the Institute of Chartered Accountants India. Accounting standard. See, कोई भी चीज में अगर स्टैंडर्डनेस नहीं है, अगर आप होटल में जाते हो, ठीक है, तो उनका हर एक चीज का एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रेडी है। मतलब से अगर सर्विंग करना है तो कौन से बाउल में करना है, कौन से चम्मच देना है और किस टाइप उसको गार्निश, राइट? तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो कोई भी कैसे बुला के सर्व करेगा और कुछ अतरंगी चीज होती रहेगी, राइट? बट सेम वे अकाउंटिंग में भी कुछ स्टैंडर्ड्स है, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करे तो अकाउंटिंग भी नहीं चलेगा। और इंडिया की अकाउंटिंग प्रोफेशंस कंट्रोल करने वाली एक बॉडी दैट इज कॉल्ड आईसीएआई, जहाँ से सीए बनते हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो आईसीएआई इज अ one and whole body who gives accounting standards and who gives guidance for the accounting world कि accounting कैसे करना है, क्या करना है। तो दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप थोड़ा सा पढ़ लो, नीड क्या है ये थ्योरी में, मैं डायरेक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाता हूँ। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का काम है कि इंडिया में इश्यूज ढूंढो और उस पर स्टैंडर्ड्स। ओके, इसमें क्या कुछ स्टैंडर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, देर आर अप्रॉक्सिमेटली 32 स्टैंडर्ड्स, बट कुछ जितने इंपॉर्टेंट है जो शायद आपको एग्जाम में उसका रेफरेंस पूछ सकते हैं, उतने हम यहाँ पे कवर करेंगे। इट इज AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो हमने अभी डिस्क्लोजर करा था, वो आपने जो जो पॉलिसी डिस्क्लोज की है वो सारे आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड। सेकंड इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, दिस स्टैंडर्ड इज रिलेटेड विद इन्वेंट्री, मतलब अपना स्टॉक जो भी है, और अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड आपके बुक्स में अगर कुछ स्टॉक पड़ा है तो शुड बी वैल्यूड ऑफ लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल। मतलब क्या, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जितने में हमने लिया था स्टॉक वो प्राइस, और रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जितने में आज के डेट में हम उसको सेल कर सकते हैं वो। तो दोनों में जो भी अमाउंट कम होगी उस पर आपको अकाउंटिंग करना है। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इसको आप याद रखो, शायद ये पूछ सकते हैं AS2 के बारे में। ओके, सो this is for the valuation of inventory. AS3 accounting standard 3 cash flow statement. According to this standard, cash flow statement is prepared and presented for the period for which the profit and loss account is prepared. Cash flow statement बनाना है. This is not applicable for every company, but for listed company cash flow is compulsory. Then AS6 डायरेक्ट हम जंप कर रहे हैं, कुछ जितने इंपॉर्टेंट है उतने ले। डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन के लिए जो भी मेथड्स है, जो भी रूल्स है, सब कुछ इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दी। तो अगर आप ऑलरेडी कॉमर्स में पढ़ चुके हो और फिर से वीडियो रिवीजन के लिए देखते हो, तो फिर देखो कि जितने जितने अकाउंटिंग में अलग अलग चीजें हैं, सब कुछ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आई। ओके, मतलब
नॉट डेप्रिसिएशन, सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 30% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वहां से है। AS8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसको मर्ज किया, ये स्टैंडर्ड इज नॉट नाउ नो मोर एग्जिस्ट। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मतलब दिस स्टैंडर्ड डील्स with the basis required for the recognition of revenue item in the profit and loss। मतलब बुक में सेल कब करना है, बुक में इनकम कब लिखना है, इसके रिलेटेड ही आता है। And it lays down the conditions to recognize the revenue that arises from the various types of the enterprise। Then AS10 accounting for fixed asset का accounting कैसे करना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे करना है। Then उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी कर सकते हैं वो सबको आपको इसमें दिखाना है। ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 पर। The fixed asset should be eliminated from the financial statement on disposal, मतलब हम बेचेंगे तो उसको हम निकाल देंगे, या उसका नो फर्दर बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट है तो उसको निकाल। जब एसेट्स हमने लाया बट काम नहीं कर रहा और स्क्रैप हो, उसका हम अकाउंटिंग बुक्स में से निकाल देंगे। दिस वाज AS10 अकाउंटिंग फॉर एसेट। AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, मतलब सब्सिडीज वगैरह मिलती है उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, जो इसमें है। देन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका अकाउंटिंग का रूल यहाँ पे दिया गया है। एंड देन AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम, जो इनकम टैक्स वगैरह हम जो पे करेंगे इसके लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, तो यू कैन रीड द थियरीज। अगर आपको फिर से भी कुछ डाउट है तो आप डाउट्स मुझे पूछ सकते हैं। ओके, इन द चैनल, ये वीडियो के कमेंट्स में, सेक्शंस में आप लिख सकते हैं, मैं उसको वन बाय वन आंसर दूंगा। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, हमने कंप्लीट किया, जहाँ पे हमने बेसिक्स समझ लिया डिफरेंस दोनों में का। देन वी अंडरस्टूड द बेसिक टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे बुक में आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं, आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दो, बिकॉज यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स ऑल्सो। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए। आपको पूरी थ्योरी जब तक नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझेगा, इसलिए वीडियो को देखते देखते आप थ्योरी को भी पढ़ो, पॉज करो पढ़ो, पॉज करो पढ़ो, ये करो। और ये जब खत्म होगा देन वी विल जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक। जो हम इतने दिन से देख रहे थे डबल एंट्री, ये क्या है डबल एंट्री, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखो यहाँ पैसिलियो का फोटो भी आया, जो हमने पैसिलियो वहाँ पे जो देखे थे उनका फोटो भी आया गया, द ग्रेट पैसिलियो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीजों पे अच्छी तरह से प्रकाश डालें। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको चैनल के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं एज यूजुअल तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियोस को शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपका लाइक मुझे ज्यादा मोटिवेट करता है, लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।